तो आज का मेरा नया टॉपिक है अक्षांश रेखा। हम लोग समझेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। तो पहले हम एक ग्लोब बनाते हैं। देखिए ये हो गया, एक ग्लोब हो गया, इस तरीक़ा से बोल सकते हैं कि एक ग्लोब हो गया। तो देखिए अगर ये बीचों बीच अगर कोई रेखा जाती है तो इसे बोलते हैं हम लोग इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर बोलिए या तो बोला जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोला जाता है। या इसी को एक नाम और है 0 डिग्री बोल सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोल सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल सकते हैं। यानी इसका दो नाम होता है, यानी विषुवत रेखा बोलिए या तो फिर 0 डिग्री अक्षांश बोलिए। ये बीचों बीच गोलार्ध को जो है बीचों बीच यानी दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा कहा जाता है या तो 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, गोलार्ध। और नीचे विषुवत रेखा के निचली भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी पूछेगा कि विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कौन सी? अक्षांश। तो विषुवत रेखा के जैसे ही ऊपर ऊपर जाइएगा तो उसी को हम लोग कहा जाता है अक्षांश। यानी कि ऊपर वाले भाग को कहा जाता है उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश। यानी कि बोल सकते हैं कि विषुवत रेखा के जैसे ही ऊपर जाएंगे, जितना भी अंडरलाइन करते जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे उसको बोला जाएगा दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। तो आखिर में यहाँ से परिभाषा निकल सकता है कि अक्षांश रेखा कहते हैं किसको? तो देखिए पृथ्वी के उत्तरी भाग या तो दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग या तो दक्षिणी भाग से केंद्र बिंदु से मापी गई जो कोणीय दूरी होता है, जैसे अगर मानिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा है, ठीक, तो इसको धीरे धीरे करके ऊपर उठाइएगा और जैसे ही धीरे धीरे करके ऊपर उठाइएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल बनते जाएगा, इस तरीका से कुछ ना कुछ इस तरीका से एंगल बनते जाएगा। तो इसका जो कोणीय दूरी होता है, ये जो कोणीय दूरी देख रहे हैं इसी को कहा जाता है उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश का परिभाषा बोल सकते हैं इसी, यानी कि पृथ्वी के उत्तरी या दक्षिणी भाग से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश बोला जाता है। जैसे नहीं देखते हैं गांव में हम लोग खेलते हैं ना, खेला नहीं खेलते थे बचपना में, एगो लाठी ले लेते थे, पैना ले लेते थे, इस तरीका से इसे डाल के उठाते थे। तो देखते हो कि इस तरीका से डाल के उठा के चाहे घूमते थे गोल गोल। तो जैसे ही इसे घूमिएगा तो यहाँ से देखिए ऐसे रहता है, ठीक, और इसको अगर कुछ ना कुछ उठाइएगा तो इस तरीका से कुछ ना कुछ देखिए उठ जाता है। तो इस जो कोण बनता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब समझते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। ये अक्षांश रेखा जैसे ही उत्तर की ओर धीरे धीरे जाएंगे तो इसका नाम जो है धीरे धीरे करके बदलेगा, इसका नाम धीरे धीरे बदलता जाता है। वो हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें बताएंगे कि इसका नाम जैसे जैसे जाएंगे ना तो गरजता 40, फिर 50, चिकता, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सिर्फ समझ लेते हैं अक्षांश के बारे में समझें, ठीक। अब देखिए अगर अक्षांश को एक डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, एक डिग्री पर अंतराल पर अगर खींचा जाए अक्षांश रेखा को, तो कुल अक्षांशों का जो संख्या होगा ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में अगर कुल अक्षांशों की जो संख्या होगा अगर एक डिग्री पर लीजिएगा तो देखिए कुल अक्षांश की संख्या जो ऊपर में होगा वो 89 होगा। कितना होगा? 89 होगा। तो जब ऊपर में 89 होगा तो नीचे में भी 89 होगा, यानी ऊपर 89 तो नीचे भी 89। अब टोटल को जोड़िए तो 9 18 के 8 बकिया 1, 8 8 16 17, 17 आई बकिया 1 का 1 को 17। यानी कि सब मिला के अक्षांशों की संख्या देखिए ऊपर में 89 नीचे में 89, सब मिला के 178। अब प्लस में एगो विषुवत रेखा जोड़िएगा, प्लस में एगो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 179। यानी पूछेगा कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है तो क्या बोलिएगा? 189 होता है। यानी टोटल मिला के अक्षांश की संख्या कितनी है? तो 189 अक्षांश है। कोई दिक्कत? यहाँ से क्वेश्चन और भी बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो अक्षांश रेखा है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? देखिए सब अक्षांश रेखा है तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? क्योंकि अक्षांश रेखा जो होता है वो विषुवत रेखा के समांतर होता है, यानी कि आगे पीछे टेढ़ा नहीं होता। जितना अक्षांश यानी जितना लंबाई यहाँ होगा उतना ही चौड़ाई यहाँ होगा, उतनी चौड़ाई यहाँ होगा, उतनी चौड़ाई इतना होगा। तो इन दोनों के जो बीच का दूरी कहीं भी निकालिएगा तो इसका जो बीच की दूरी आएगा वो 111 किलोमीटर आता है। 111 किलोमीटर यानी 3 गो 1 अगर निकालिएगा तो पूछेगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्या बताइएगा कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होता है। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे समझिए हम लोग अगला देखिए समझते हैं हम लोग देशांतर रेखा। अगला क्या समझते हैं? देशांतर रेखा। फिर हम लोग भारत के पास चलाएंगे। ये तो हो गया अक्षांश रेखा। ये क्या हो गया? अक्षांश रेखा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं और अगला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं ये हो गया क्या चीज़? अक्षांश। और अगला आता है देशांतर। अगला कौन सी आता है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा देखिए देशांतर रेखा ध्रुव के बारे में पहले समझिए थोड़ा सा। देशांतर रेखा जाने से पहले थोड़ा सा ध्रुव के बारे में समझ लीजिए। ऊपर में जो होता है ना उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे वाला जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं तुम लोग? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इसको बोलते हैं
दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और ये जो अक्षांश रेखा है ये समांतर नहीं होती, क्योंकि अभी पढ़े थे हम लोग कर्क रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, लेकिन अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। ये जैसे जैसे ध्रुव के पास आएगा ना, ऐसे ऐसे इसका चौड़ाई बढ़ते जाएगा। जैसे देखिए इस तरीका से रहता है अक्षांश रेखा, इस तरीका से देखिए, इस तरीका से खींचिएगा ना तो सब रहता है, यही सब अक्षांश रेखा है, ये सब अक्षांश रेखा है, ये सब अक्षांश रेखा है। तो देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ध्रुव के पास हम लोग, ध्रुव के पास देखिए इसका जो है चौड़ाई घटती जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये विषुवत रेखा के पास आ रहा है इसका चौड़ाई देख रहे हैं बढ़ रहा है, क्योंकि ध्रुव के पास आगे छोटा हो जाता है, और जैसे विषुवत रेखा के पास जाएंगे तो इसका चौड़ाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से पूछता है कि जो देशांतर रेखा होता है वो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर उसकी दूरी पर क्या परिवर्तन होता है, तो क्या बोलिएगा, बढ़ जाता है। यानी देख रहे होंगे कि बढ़ जाता है। तो बढ़ के आखिर में कितना हो जाता है, तो ध्रुव सबसे अधिक जो देशांतर रेखा की दूरी होती है वो विषुवत रेखा के पास होती है, और विषुवत रेखा के पास कितनी होती है, तो 111 यानी 3 को 1.33 इतना किलोमीटर होता है, यानी कि 111.33 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। किसके पास, विषुवत रेखा के पास होती है। तो सबसे अधिक जो है देशांतर रेखा की दूरी कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा के पास होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, आगे समझते हैं। आगे देखिएगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की अगर टोटल संख्या की बात कीजिएगा इस तरीका से, अगर टोटल गिनिएगा तो देखिए यहाँ पर भी बीच जिस तरीका से कर्क रेखा होता है, सॉरी कर्क रेखा बोल रहे हैं, सॉरी जिस तरीका से अक्षांश रेखा होता है उसी तरीका से बीचों बीच एक लाइन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको, अब इसको मिटा देते हैं, इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो बीचों बीच आएगा लाइन उसी को कहा जाएगा, उसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। जैसे ही इधर पट्टी हम लोग जाएंगे तो इसको बोलते हैं, हम लोग पढ़वे किए थे कल को ना, इसको बोलते हैं पूर्व की ओर, और इधर जैसे ही जाएंगे इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं पश्चिम की ओर। तो देखिए जो हमारा टाइम का जो निर्धारण होता है वो देशांतर रेखा से ही मापा जाता है। देशांतर रेखा के अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो इसमें प्लस होगा, यानी कि टाइम जो है जुटते जाएगा, और जैसे ही हम लोग देशांतर रेखा के पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें माइनस होगा, यानी कि घटते जाएगा, टाइम क्या होगा, घटते जाएगा। ये समझ में गए होंगे कि जब विषुवत यानी कि देशांतर 0 डिग्री देशांतर के बाद पूर्व की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो घटेगा। ये जो टाइम जो देशांतर रेखा ये कहाँ से मापा जाता है, पूरा विश्व में कहाँ से मापा जाता है, तो ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, ग्रीनविच मेन टाइम जिसको बोलते हैं MGT ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच मीन टाइम, वहीं से सारा के सारा जो समय का निर्धारण किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसको हिंदी में लिखिए तो क्या बोलिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम से देशांतर रेखा मापा जाता है। कोनो दिक्कत नहीं है। अब समझिए ग्रीनविच मीन टाइम, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि देखिए अगर देशांतर रेखा है तो कैसे पता चलेगा कि इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो घट रहा है। तो देखिए टोटल जो देशांतर रेखा की टोटल जो संख्या होती है, कुल जैसे इस तरीके से खींचा है ना, टोटल जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है वो होती है 180 इधर होता है, 180 को इधर, 180 को इधर। तो देखिए 180 या प्लस 180 जोड़िए कितना आएगा, 8 और 16 का 6 बचा 1 360, यानी कि बोल सकते हैं कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है, क्योंकि 180 को इधर पट्टी पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ। तो 180 प्लस 180 जोड़िएगा तो कितना होगा, 360 होगा। अब देखिए पृथ्वी जो होता है वो घूमता है किस तरीका से, पूर्व से पश्चिम की ओर, किधर घूमता है, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। सूर्य कैसे घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पश्चिम से इस तरीका से ऐसे, यानी कि सूर्य कैसे घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो घूम रहा है, नहीं बोल सकते यहाँ से कि पृथ्वी कैसे घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अब पृथ्वी अपने धुरी पर जो है एक चक्कर लगाती है, 24 घंटा में घूम जाता है, 24 घंटा में घूम जाता है, 24 घंटा। और 24 घंटा को आप मिनट में बदलिए, 24 घंटा को अगर मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा 1440 मिनट, 1440 मिनट आएगा। तो 1 मिनट में देखिए कि एक देशांतर पार करने में कितना मिनट का समय लगता है, तो यानी कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो 1440 अब 360 से भागा दीजिए तो काटिएगा तो कितना आएगा, 4 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 4 मिनट आएगा। यानी बोल सकते हैं कि एक देशांतर पार करने में कितना मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इतना खाली याद करके रखिएगा कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि हम लोग जब भारत पढ़ेंगे तो यहीं से निकालेंगे।